बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी, और दैट रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आपको टेस्ट डे हमारा कौन सा है? ट्यूसडे। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में जब हम ट्यूसडे को होंगे तो चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हो रहा होगा ऑब्वियसली। आप तमाम टेस्ट को सीरियसली लेंगे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं इस चैप्टर के पास पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उससे भी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा इसी चैप्टर के उसमें आपको स्कीम समझ आ जाएगी कि हमने अपनी प्रिपरेशन फाइनल कैसे करनी है और किन चीज़ों को हमें फोकस करना है। हम जब बिल्कुल आगाज़ कर रहे थे पहले दिन के लेक्चर में, तो हमने यहाँ खड़े होकर ये बात की थी कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो हमें पता चला है 3 तरह के सवाल आते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं 15% और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं 35%। ये बल्कि अब थोड़ा सा 35 से भी इनका वेटेज और कम हो गया, अराउंड 30 रह गया ये। और केस स्टडी जो है वो 55% पे चला गया। तो कल हमने इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की कि अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में एमसीक्यूज कैसे तैयार हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और केस स्टडी कैसे पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे पूछा जा सकता है। ये सारी बातें हमें साथ साथ देखने की डेफिनेटली ज़रूरत है। फिर हमने आगाज़ किया था कि जनाब चैप्टर 2 का आगाज़ हुआ था। हमने कहा सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल को जहन में रखा और वहाँ से हमने बिल्ड किया। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम इसी एग्जाम्पल के गिर्द बिल्ड करते रहे कि मिस्टर कामरान जो हैं वो मिस्टर नोमान को एक ऑफर दे रहे हैं कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। मिस्टर नोमान कुछ पॉज लेते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, कोई एक आध दिन मशवरा करते हैं और उसके बाद रिप्लाई कर देते हैं कि आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। इस एक स्टोरी के गिर्द अगर आप देखें तो सारा चैप्टर हमारा इसी स्टोरी के गिर्द घूम रहा था। फिर इसी के अंदर वैल्यू ऐड होना शुरू हुई कि यार इसमें से ऑफरर कौन है, ठीक है, और इसमें से ऑफरी कौन है, इसमें सब्जेक्ट मैटर कौन है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर, या ऑफर का दूसरा नाम क्या था, प्रपोजल। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजल, ये बात हमने की। फिर ऑफरी कौन है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस, ये वाली बात बीच में ऐड हो गई। फिर ऐड हुई कि क्या ऑफर ऑफरी के दरमियान से जब हम गुजरेंगे तो क्या बस डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक शख्स दूसरे को ऑफर करवाएगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसमें कोई कंसिडरेशन का जिक्र नहीं है तो ये प्रॉमिस बन जाएगा, और अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गई तो नहीं, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई तो एग्रीमेंट बन जाएगा, और अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी हमारी मौजूद थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये बातें हमें समझ आ गई सारी की सारी। फिर देखा कि यार एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली 2 तरह के हैं। एक कैटेगरी में हमने डाल दिए डोमेस्टिक, रिलीजियस एंड सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी टाइप में हमने कहा कि जो हमारे कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। कमर्शियल नेचर हम किसे कह रहे हैं, जहां पर हम कोई इन 3 के अलावा कोई भी काम कर, कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कहीं आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं कोई जगह रेंट पर ले रहे हैं, इन सारों का नाम क्या हो गया, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें टू क्रिएट लीगल रिलेशन के ऊपर फिर थोड़ा सा हमने देखा कि कहाँ लीगल इंटेंशन, लॉ क्या परज्यूम कर रहा है। एक लफ्ज़ अगले इससे सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी जाके पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, के बाद जगह पर लॉ कुछ चीज़ों को पहले से अज्यूम कर लेता है कि यार ये ऐसे ही है, और अगर आप चाहते हैं ऐसे नहीं है तो फिर इस चीज़ को विड्रॉ करें, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में कि नहीं ऐसे नहीं है। फिर इसमें से और आगे चले तो पता चला कि यार ये जो ऑफर करवाई गई थी इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं, ठीक है ना।
ये वैलिड ऑफर होनी चाहिए और हमारे जहन में सिर्फ भले बुलेट पॉइंट लिखने तक का ऑप्शन मौजूद हो, इतनी बात हमें बताओ कि व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। फिर थोड़ा और आगे चले तो पता चला कि नहीं, जैसे ऑफर के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं वैसे ही एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ उसूल है। तो हमारे पास फिर एक और चीज आ गई, व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ विच इज एनफोर्सेबल बाई लॉ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिफाइन कैसे किया था, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। ये सारा कहानी अभी तक हमने पढ़ी। फिर एक बात और, एक टाइम फ्रेम, क्योंकि लॉ का मिजाज ऐसे ही है, उसने कोई बात पकड़नी है तो फिर बारीकी के साथ उसको देखना है, फिर एक बात आ जाएगी, फिर दूसरी बात आ जाएगी, फिर तीसरी बात आ जाएगी। अब देखेंगे कि हमारा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा होगा ना, हमने इसे कहानी से शुरू किया है, ये सारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके गिर्द ही बिल्ट हो रहा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी लॉ ऐसी होता है, एक बात करता है फिर वो उस बात की एक्सप्लेनेशन, उस फर्दर एक्सप्लेनेशन, फिर इसके गिर्द लॉ बिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम तकरीबन इसके इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आएंगे सारे चैप्टर्स के अंदर। अच्छा जी, फिर हम और आगे चले। फिर हमने कहा कि यार क्या कोई टाइम फ्रेम भी है, क्या कोई ऐसी बात भी है जिसने कहा कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो ये कब तक इसका जवाब दे सकता है, एक ये बात डिस्कस होना शुरू। तो लॉ ने हमें कहा कि यार देखें, इसका बड़ा एक आसान सादा तरीका एक तो ये है कि सबसे पहले तो आप जब ऑफर करवा रहे हैं उसमें ही टाइम मेंशन कर दें कि भाई ये ऑफर फला तारीख तक वैलिड है, आप उस टाइम तक इसका जवाब दे सकते हैं, और अगर जब तक जवाब नहीं देंगे तो ऑफर लैप्स हो जाएगी, ठीक है ना, ऑफर लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वंस ऑफर इज लैप्स्ड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, वंस ऑफर इज लैप्स्ड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा जी, चलो जी, ठीक हो गया, एक टाइम फ्रेम है। उसने कहा अगर टाइम फ्रेम बताया ही नहीं, खाली यही लिखा हुआ है तो हमने कहा जी विद रीजनेबल टाइम, और फिर हमने रीजनेबल टाइम की मफहूम को समझा था कि जब डिस्प्यूट की, अगर तो देखें मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं, आपको कोई एतराज नहीं, बस खत्म हो गई बात। लॉ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जब डिस्प्यूट राइज हो जाएगा। मैंने एक ऑफर करवाई, वो वेग थी, हमने ऑफर कहा था डेफिनेट, और ये होना चाहिए एसेंशियल, सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, फुला है फुला, एक ऑफर वेग थी, आपको वेग ही एक्सेप्ट हो गई है और हम दोनों ने उस काम को कर लिया है, तो लॉ को कोई एतराज नहीं हो गया है। इंतहाई वेग ऑफर, ऑटो वाला रुका, आपके पास स्लो हुआ, आपने कहा DHA चलोगे, उसने कहा जी, कहा कितने पैसे लोगे, कहते सर जो मर्जी मुनासिब हो दे देना, आप बैठ के, इससे ज्यादा वेग ऑफर हो सकती है, प्राइस तो तय नहीं किया आपने, लेकिन आप बैठ गए, इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आप उतर गए, उतरते वक्त आपने उसको एक एक्स अमाउंट दे दी और वो खुशी से चला गया, तो क्या चीफ जस्टिस अब सो मोटो लेंगे इसमें? नहीं लेंगे ना, बिकॉज लॉ को तो कोई एतराज नहीं है, लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर डिस्प्यूट हुआ, अगर डिस्प्यूट हुआ तो फिर लॉ कहेगा कि नहीं नहीं जनाब, हमने तो ये मना किया हुआ था, आप ऐसा करके आपका मुकदमा नहीं सुन रहे, आप तो जाएं, ये तो ऑफर ही ठीक नहीं थी, ये तो एक्सेप्टेंस ही ठीक नहीं थी, उस वक्त देखा जाएगा। डिस्प्यूट क्रिएट हो, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट किसे करें, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब लॉ की जरूरत पड़ जाएगी वहां मसला आएगा, उससे पहले कोई मसला नहीं है। मैं जो मर्जी एग्रीमेंट करूं, जैसे मर्जी करूं, जैसे मर्जी चलता रहूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, इन्हें गुजार दो। बेटा मेरे आने से पहले पहले तक आना है, कल से हम डोर को क्लोज करेंगे, फिर ही मसला हल होगा क्लास का। मुझे बता दें मैंने कितने बजे आना है, मुझे लेट आने में कोई मसला नहीं
कुछ पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने कि नहीं है? थोड़ा सा शुरू किया ना। जिन बच्चों ने 3 पेपर रखे हुए हैं ना, अगर आप मेरी फिलॉसफी पे चले अल्लाह करे तो इफेक्टिवली आपने 2 पेपर तैयार करने होंगे। लॉ का बिल्कुल बोनस में तैयार हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आप उस फिलॉसफी पे चलें जिस पे मैं चल रहा हूँ। अब ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, ये सारी मेरी उस फिलॉसफी का जनाजा निकाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैंने बच्चों को क्लास में याद करवा दूंगा, बच्चा जरा सा घर जाके टच करेगा, पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन वो जो मैं, जाहिर है मेरे पास कोई दम दरूद तो कोई नहीं, तो मैं उसको रेपिटेशन के आर्ट से, जो कि अल्लाह का नेचुरल आर्ट है, उससे मैं वही काम करवा रहा हूँ। लेकिन जो लोग लेट आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी चीज से बच जाते हैं। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है जब हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे उस वक्त कानून हमारी मदद के लिए आएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट ही क्रिएट नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ला ये थोड़े कह रहा है कि आपकी जिंदगी में हर चीज कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, नहीं। आप खाली प्रॉमिस भी कर सकते हैं, आप खाली एग्रीमेंट से भी गुजारे चला सकते हैं। और वैसे भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमारे रिलीजियस कंटेंट से मैच नहीं करता। हमारा तो रिलीजन प्रॉमिस की बात करता है, वादे की बात करता है, एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचता, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए, हाजिर हुए और कहा कि यार कुछ बातें पूछना शुरू की। तो पूछा कि क्या मोमिन ये काम कर सकता है, ये कर सकता है? तो जो बड़े बड़े गुनाह है ना, वो साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि क्या मोमिन शराब पी सकता है? यानी पी सकता है ऐसे मुराद ये नहीं कि जायज है कि ना जायज है, यानी क्या उससे ये गलती हो सकती है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े गुनाह, शराब, जिना, इस तरह के बड़े बड़े गुनाह भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिए हाँ हो सकती है। पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने कहा नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। यानी झूठ बोलना या और दो बातें, या वादा खिलाफी कर सकता है। आपने कहा नहीं, मोमिन वादा खिलाफी। इसका मतलब है वादा खिलाफी करना और झूठ बोलना, जिना करने से, शराब पीने से और बाकी बड़े बड़े गुनाह करने से भी बड़ा गुनाह है। यानी मोमिन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात शामिल नहीं है कि वो वादा खिलाफी कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए जब हम अपने असास के ऊपर, असल के ऊपर खड़े थे तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा था। आज अनफॉर्चुनेटली गैर मुस्लिम्स को तो छोड़ें, गैर मुस्लिम्स को तो छोड़ें, मेरा आपका मिजाज ये बन गया है कि अगर सामने वाला में दीनदार नजर आए ना तो कहते हैं जरा मुहतात ही हो जाना यार, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब हम अपनी असल पे खड़े नहीं हैं। हमने दीन समझ लिया नमाजें पढ़ने को, तस्बीहात पढ़ने को, शलवार ऊपर रखने को, इसको हमने दीन समझ लिया है। दीन तो कोई और खड़ा हुआ था। तो हमारा रिलीजियस कंटेंट तो सारा प्रॉमिस के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये लॉ जो है ये उससे अगली बातें हमारे साथ करें। तो इस तरह चलते चलते जनाब हम यहाँ से गुजरे थे और फिर एक अहम काम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी? ऑफर की। थोड़ी लंबी डेफिनेशन और ये ड्यूल डेफिनेशन आ रही थी क्योंकि लॉ ने हर बात को कवर करना है। उसी के लिए हमने 2 स्टोरीज आगे ले ली, कामरान और नोमान वाली स्टोरी ले ली और एक हमने रमला एंड कमला वाली स्टोरी ले ली। जहां से हम अपने ब्रेन में ये बात फिक्स करना चाहते थे कि यार जो ऑफर है ना वो किसी शख्स को टू डू समथिंग भी हो सकती है और नॉट टू डू समथिंग भी हो सकती है। मकसद एक ही है, ऑफर का मकसद एक ही है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। मकसद तो एक ही है। When a person signifies to another his willingness to do something or not to do something to obtain the assent of others, इसको हम ऑफर कह रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम ऑफर कह रहे हैं। इसका मतलब है ऑफर हमेशा टू डू समथिंग नहीं है, नॉट टू डू समथिंग। अगर आप ये काम ना करें
तो ये भी एक ऑफर है, इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगले चैप्टर में चलेंगे तो हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करनी है, ऑलमोस्ट इसी एग्जाम्पल की मदद से हम वहाँ पे कर रहे हो। ऐसे हम चले और फिर ये वाली वो तीनों बातें आ गई हमारे सामने कि प्रपोजल में एक्सेप्टेंस ऐड कर लें तो प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन भी कैरी कर रहा है तो एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी कैरी कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस इंटेंशन के ऊपर हमने बात फिर जाके की कि जनाब जो है वो सोशल, डोमेस्टिक और लॉ की प्रिजम्पशन क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ की थी। ऐसे आपको सारा चैप्टर नजर आएगा कि यार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, तस्बीह के दानों की तरह जुड़ता जुड़ता चैप्टर आगे चलता जा रहा है, और कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें ऐसी नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर रही हो और हमें बात कहें कि यार समझ नहीं आ रही तो फुला नहीं हो रही। फिर हमने एक ऑफर को थोड़ा सा कैटेगराइज भी कर लिया था कि यार ऑफर कैसे कैसे चल सकती है। हमने कहा यार ऑफर दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हाउ मेड ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और ऑफर एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस का मतलब क्या था? एक्सप्रेस का मतलब क्या था? या तो बाय वर्ड्स और बाय रिटन, यानी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। और एम्प्लॉयड का मतलब था बाय जेस्चर। जेस्चर से हमने ये ऑफर करवाई है, जेस्चर से हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक ऑटो वाला आ रहा था, स्लो हुआ, आप बैठ गए और आपने कहा यार डिफेंस चाहिए। ऑफर भी जेस्चर से थी, एक्सेप्टेंस भी जेस्चर से थी। वही कुली वाली एग्जांपल, शू शाइनर वाली एग्जांपल, वो सारी हमारे जहन में। एम्प्लॉयड ऑफर के ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर दोबारा पढ़ना आगे, वो जो मैं बात कह रहा हूँ ना बार बार कि एक चीज की आगे तफसील आ जाएगी, फिर आगे आ जाएगी, फिर आगे आ जाएगी। दूसरा था जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। फिर ऐसे चलते चलते हम जनाब और आगे चले तो हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ ऑफर आ गए कि एक ऑफर को वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो खैर सबसे पहली बात तो यह कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ये ना आप खुद ही ऑफर करा रहे हो, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद ही खुश हो रहे हो कि मैंने अपने विल यू परचेज, ठीक है ना। तो लोग ऐसे तो आपके फिर मेंटल स्टेटस पे शक करने लगेंगे। अगर अपने आप को आप ऑफर करवाएंगे और फिर अपने आप से ही एक्सेप्ट करेंगे। सर्टेन एंड डेफिनेट, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट, ये वो सारी बातें थी जिसको फिर हमने अंडरस्टैंड किया था। इसमें एक अहम बात ये थी, डिफरेंशिएट हमने किया था इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। इससे ऑफर से इन्विटेशन एंड ऑफर को हमने क्या कर लिया था, डिफरेंशिएट कर लिया था। ये सारी बातें कंप्लीट करके फारिग हुए तो पता चला कि भाई एक मसला और भी है, और वो मसला क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है उसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हैं? ऑलमोस्ट वैसे से ही हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। नंबर 2 कम्युनिकेशन, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है ऐसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। ये बात भी हमें समझ आ गई थी। फिर तीसरी बात आ गई थी रीजनेबल टाइम, रीजनेबल मोड, अवेयरनेस ऑफ बिफोर लैप्स ऑफ एन नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं हो सकती, वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ये सारे एसेंशियल भी हमें समझ आ गए थे। फिर हमने कहा यार कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को अंडरस्टैंड करना है तो हमने ऐसे इसको ड्रॉ करके इसका सिनेरियो बना के देखते हैं। हमने कहा ऑफर कब कंप्लीट होती है, कब कम्युनिकेट होते हैं, क्योंकि एक एसेंशियल ऑफ ऑफर क्या था, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वो कहता है भाई कैसे पता चलेगा कम्युनिकेट हो जाए, वो कहता है जब उस बंदे तक ये ऑफर पहुंच जाए जिसके लिए की गई थी। When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। एक्सेप्टेंस एक ही एंगल से देख, तो प्रपोजल एक ही एंगल से देख, लेकिन जब एग्जामिनर एक्सेप्टेंस की बात करे तो फिर हम 2 एंगल से देखते हैं, प्रपोजल के एंगल से अलग और एक्सेप्टेंस।
प्रपोजर के एंगल से जब देखते हैं तो किसका जिक्र आ रहा होता है? दूसरे बंदे का जिक्र आ रहा होता है। When it is put in the course of the transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, जिसने एक्सेप्ट की है, जब वो खत लेटर डाक में डाल दे, अगर बाई पोस्ट आ रही हैं बातें, तो इंफॉर्मेशन जैसे भी कम्युनिकेट करनी है, तो फिर उसके एंगल से, किसके एंगल से? प्रपोजर के एंगल से क्या होगी? ऑफर कम्युनिकेट, एक्सेप्ट होगी। और एक्सेप्टर के एंगल से जब ये बात प्रपोजर तक पहुंच जाएगी। फिर हमने कहा यार ऐसे शायद ना समझ आए, तो थोड़ा सा इसमें ए एंड बी डाल दिए और एक कहानी क्रिएट कर दी ये, और इसको ड्रामेटाइज कर दिया ताकि ब्रेन इसको कहीं एक्सेप्ट कर ले फिल्म की तरह, मूवी की तरह, और उसको समझ आए कि अच्छा यार ये बात हमने ऐसे लेकर चलनी है, ठीक है ना। तो उस सारे मामले से हम इसको जो है वो लेकर चलें। तो हमने पता किया जी, एक वही मिस्टर कामरान मिस्टर नोमान वाली एग्जांपल को हमने यहाँ दोबारा ले आए और हमने कहा जनाब मिस्टर कामरान ने ऑफर करवाई वाया लेटर, 15 तारीख को खत लिखा, पोस्ट कर दिया। खत पहुंचा कब? 18 को। When it comes to the knowledge of the person to whom it is, offer is communicated now, ठीक है ना। When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, communicate हो। लेकिन इधर से इसने ऑफर करवाई है 15 तारीख को, 16 को इसका इरादा बदल गया कि घर नहीं बेचना यार, तो उसको फोन करके कह दे कि भाई अगरचे हमने एक ऑफर लेटर आपको भिजवाया हुआ है लेकिन हमारा इरादा बदल गया है, ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड, विदड्रॉन हो गई है, रेवोकेट हो गई है, रिवोक हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ से हम यही समझना चाह रहे थे कि मिस्टर कामरान के पास कितना टाइम है अपनी बात को विड्रॉ करने के लिए। अगर तो सिर्फ ऑफर की कम्युनिकेशन से पहले ही करना है तो भाई ये एक टाइम ये है, लेकिन अगर इसने सिर्फ ऑफर दे दी है, ऑफर ये तो अगर इसके दरमियान में विड्रॉ करे फिर तो ऑफर हुई नहीं ना, क्योंकि कम्युनिकेशन से पहले ही विड्रॉ कर लिया। ऑफर कम्युनिकेट हो गई है लेकिन मिस्टर कामरान के पास अभी भी विड्रॉ करने का राइट है। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस ना हो जाए एज अगेंस्ट मिस्टर, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब हो गई है? जब सामने वाले बंदे ने लेटर को पोस्ट कर दिया। अब इसके कोर्ट से बॉल चली गई, अब इसके शू में बॉल नहीं, अब इसके पास कुछ नहीं। ऑफर भी कम्युनिकेट हो गई है, एक्सेप्टेंस भी हो गई है, ये नहीं विड्रॉ कर सकता, ये बैकआउट नहीं कर सकता अब इसके। कब? 20 तारीख के बाद। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अभी हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के दो एसेंशियल थे, ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी। ऑफर का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। अभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है, उसने ये लेटर डाला है और ये लेटर पहुंचा है 25 तारीख को, क्योंकि काम मुकम्मल नहीं हुआ तो अब इसके शू में आ गए हम। इसके पास इख्तियार है अपनी एक्सेप्ट की हुई ऑफर को विड्रॉ करने का। कब तक इख्तियार है? जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो गई। अब एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगली दोनों पार्टीज बाउंड हो गई, लीगली दोनों पार्टीज बाउंड हो गए। जी वही चेंज का मतलब वही है, काउंटर ऑफर आ गई है, पिछली ऑफर एक्सेप्ट खत्म हो गई। आपको हमने पढ़ा, कल भी पढ़ी थी बात, कि जैसे ही कंडीशन ऐड की पुरानी ऑफर खत्म हो गई, काउंटर ऑफर हो गई। और काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देता है? लैप्स करता है, वो खत्म हो गई। लेकिन फिर बात वही समझे, वही मिजाज कल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है, उस बात को समझे ताकि आपको लॉ आपके सही समझ में आए। आप किसी ऑटो वालों के पास खड़े हैं, आपने कहा मुझे फलां जगह जाना है, वो कहता है जी 800 रुपया। आपने कहा नहीं यार मैं रोज जाता हूँ भाई, 500 रुपया लगता है। 800 वाली ऑफर खत्म हो गई है, ठीक है ना।
800 वाली ऑफर खत्म हो गई है, टेक्निकली खत्म हो गई है, माशरे में खत्म नहीं हुई है क्योंकि डिस्प्यूट नहीं है ना, माशरे में खत्म नहीं है। वो कहता नहीं नहीं 500 में नहीं सर, आपने पेट्रोल नहीं देखा, फुला नहीं देखा, दिमाग नहीं देखा, कहा चलो जी 700 दे दो। कहते नहीं यार भाई अगर 600 लेने हैं तो चलने, 700 वाली भी खत्म हो गई। अगर आप वो बाद में कहें कि चलो 700 में ही चलेंगे और वो ऑटो वाला कहे कि मैंने नहीं चलना भाई, तो वो लीगली बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यार भैया आप खुद ही कह रहे थे, आमतौर पे तो हम यही कह रहे होते हैं ना कि यार तुम्हारी जुबान है, अभी तो तुमने कहा है। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमें यही बता रहा है। जैसे ही काउंटर ऑफर आई, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई है, लेकिन इस लैप्स हुई कि नहीं ये प्रॉब्लम आएगी डिस्प्यूट होने की सूरत में। आपने कहा यार चलो ठीक है 700 ही ले लो, और वो एग्री हो गया और चल दिए, तो डिस्प्यूट राइज ही नहीं हुआ, इसलिए पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ था पीछे। कोई भी दे सकता, बार्गेनिंग हो रही है ना, बार्गेनिंग हो रही है। वो कहता जी 600 ले लें, काउंटर ऑफर आ गई, वो कहता चलो 700 दे दो, अब इसने भी काउंटर दे दिया। तो ये ऐसे बार्गेनिंग निगोशिएशन में दोनों लोग काउंटर ऑफर देते जा रहे हैं। हर काउंटर ऑफर के बाद पहली ऑफर जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी वो लैप्स होती जा रही है, वो लैप्स होती जा रही है। अगर वो ये बात ऐसे चल रही थी, विल यू परचेज माय हाउस फॉर ₹10 million, तो कहता है आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस एट 9 million। इट बिकम पहले वाला काउंटर कैसे करेगा मुझे तो हाँ कर दे, अगर एक्सेप्ट होगी फिर तो खत्म होगी ना। अब यही इस सारी कहानी से हम यही तो ले रहे हैं कि इस बंदे की पावर कब तक है कि ये काउंटर ऑफर कर सकता है या अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, ठीक है ना। जब तक एक्सेप्ट है, ये वाली डेट है ना, ये वाली डेट है, इसीलिए तो लॉ ये बारीकी पढ़ा रहा है कि भाई ये जब मर्जी कर दे। नहीं नहीं, जब मर्जी नहीं है। उधर वाला बंदा कब तक अपनी एक्सेप्ट की हुई ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, ठीक होगी ना, यही वाला एंगल तो देखना। अच्छा जनाब, ये सारा काम कल हम चल करके चले गए। इसके बाद एक लफ्ज हमने पढ़ा कल, रेवोकेशन। रेवोकेशन का मीनिंग पढ़ा। रेवोकेशन मीन आर्ट ऑफ टेकिंग बैक, विथड्रॉइंग और कैंसिलिंग। तो बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया एंड दैट इज मैनर ऑफ रेवोकेशन, ठीक है ना। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये, मैनर ऑफ रेवोकेशन। वो कहते हैं रेवोकेशन कैसे कैसे हो सकती है। अब प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वे, एन ऑफर में भी, ऑफर का ही दूसरा नाम था ना प्रपोजल। अब प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन द by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। इसका मतलब है ये नोटिस कब तक दिया जा सकता है, बिफोर एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजल, ठीक है ना। यही डेट हम देख रहे थे ना। और अगर हम अपनी एग्जांपल को ध्यान में लाएं तो कौन सी तारीख आ रही है, 20 तारीख आ रही है। 20 तारीख से पहले आप कोई लेटर लिखकर, मैसेज करके किसी भी तरह अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजर टू द अदर पार्टी। नंबर 2, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। कैसे जी, आपने कहा जी 10 तारीख तक जवाब देते। जैसे ही रात को 10 तारीख चेंज हुई 12 बजे, ऑफर लैप्स हो गई। लैप्स का मतलब है रिवोक हो गई, खत्म हो गई। और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस किए हुए रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस नहीं हुई विद इन रीजनेबल टाइम, फिर वही बात, रीजनेबल टाइम ये तो डिस्प्यूट की सूरत में कोर्ट डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज दैट रीजनेबल टाइम, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। 2 तरीके हो गए। नंबर 3,
failure of acceptor to fulfill a condition precedent to the acceptance. तो कहता है भाई, will you purchase my house for rupees 10 million? If accepted, send 1 million as token money. ठीक है, उसने लिखा I am willing to purchase your house. हमने एक्सेप्टेंस के उसूल में भी पढ़ा था कि अगर कंडीशन एक्सेप्ट ना की जाए तो ये काउंटर ऑफर बन जाती है, और काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? ओरिजिनल ऑफर क्या होगी? लैप्स होगी। लैप्स को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो होगी, खत्म होगी। ठीक है ना? अगर लेकिन कौन सी कंडीशन? प्रेसिडेंट टू, यानी मेन कंडीशन कोई है, कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है तो वहां लॉ ने कुछ और कहा था कि प्रोसीजरल बात है तो हम लिखेंगे नहीं भाई आप प्रोसीजर फॉलो करें। वही ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है कि फिजिकल फॉर्म फिल करना। बाय द डेथ और इनसेनिटी ऑफ प्रपोजर। अब ये बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो ऑफर लैप्स हो गई है। लेकिन एक अहम बात है, क्या? इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इनसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं यार इसी एग्जाम्पल पे वापस चले जाएं, और वो कह रहे हैं ये जो हमारी एग्जाम्पल थी ना, वो कहते हैं अगर यहां कहीं डेथ हो गई है, ठीक है, प्रपोजल कब करवाई? 15 तारीख। ये लाहौर बैठा है, वो कराची बैठा है, और कम्युनिकेशन, क्योंकि हम तो कानून कौन सा पढ़ रहे हैं? 1872। कम्युनिकेशन के मीन्स आप अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। इसको नहीं पता कि डेथ हो गई। इसके पास एक लेटर आया और इसने उस लेटर को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके इसने डाक में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करके वापस आ रहा था तो पता चला उसकी तो परसों डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैसा मुर्दे के साथ ही हो गया। लीगल स्टेटस क्या है? हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं लीगल हेयर्स को, वर्सा को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना? तमाम जैसे एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे ही लाइबिलिटीज भी, कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये लेटर गया हुआ है और लेटर पहुंच गया कब? 18 को। उसने रात को पढ़ा, इसने कहा अच्छा मशवरा करते हैं, देखते हैं। एक बंदे से मशवरा भी कर रहा था, एक डीलर से मशवरा किया, उसने कहा घर तुम्हें सस्ता मिल रहा है, ये कोई 12-13 मिलियन का घर है, वो तुम्हें 10 मिलियन में दे रहा है, लगता है उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन अभी आपने खत नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, आपको पता चला रास्ते में आप आ रहे थे तो पता चला हो यार उस बंदे की तो डेथ हो गई। आप जल्दी से घर आए, आपने फटाफट लिखा आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, ₹10 मिलियन, और उठा के पोस्ट कर दिया। लॉ कह रहा नहीं, अगर आप तक खबर आ गई है डेथ की तो अब आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना सिर्फ बंदे की डेथ होगी, ऑफर की भी डेथ होगी, अब नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते। अब फिर आपका ध्यान उधर ही जा रहा है कि ये साबित कैसे करेंगे। तो कल समझाने की कोशिश की है, साबित हमने नहीं करना, साबित वकील ने करना है। हमने साबित होने का हम रूल देख रहे हैं। तो कहती ये कैसे पता चलेगा कि खबर पहले आई है कि लेटर पे? ये तो अभी ये नहीं पता चला कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई थी, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको छोड़ देंगे। ये वकील साहब जब मुकदमा होगा वहां देख लिया करेंगे कि जनाब कैसे खबर जाएगी और क्या होगा। हम फिलहाल ये वाला नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हम उसूल पढ़ रहे हैं कि उसूल क्या है। अगर खबर पहले आ गई एक्सेप्ट करने से तो बस ऑफर भी क्या हो गई है? लैप्स हो गई। बात समझ आई है? अच्छा, और एक था डेथ और एक था इंसैनिटी। इंसैनिटी को हमने पढ़ना है कि इनसेन पर्सन होते कौन है, लेकिन चलो अभी एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। किसको कहते हैं? जो मेंटली फिट ना हो, ठीक है ना? जो मेंटली फिट ना हो। और अच्छा, अब लॉ मेंटली फिट किसे कहता है, किसे नहीं कहता, मेरा ख्याल चैप्टर 3 में या 4 में ये बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉ ने तो हर चीज को लेकर साथ साथ चलना है। By the death or insanity of the, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance, तो फिर ऑफर क्या हो गई? रिवोक हो गई, लैप्स हो गई, खत्म हो गई।
An offer is also terminated by non-acceptance or rejection by offering. वो कह रहा no, I am not willing to purchase. 2 दिन बाद ख्याल आया नहीं यार खरीद ही लेना चाहिए, नहीं ऑफर तो लैप्स हो गई। हाँ आप दोबारा कहें कि यार मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ये अब आपकी तरफ से ऑफर बन गई है, हो सकता है वो अभी भी एक्सेप्ट कर ले, डिस्प्यूट क्रिएट ही नहीं हुआ, इसलिए हमें बात समझ नहीं आई। लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं ऑफर, वो ओरिजिनल वाली ऑफर क्या हो गई हुई थी, खत्म हो गई थी, लैप्स हो गई थी, खत्म हो गई थी। An offer is also terminated by non-acceptance or rejection by offering. An offer is also terminated by counter offer. A counter offer is an offer by offering in response to the original. इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जब आप काउंटर ऑफर करते हैं तो वो पिछले वाली, आपने कहा यार 700 ले लो, उसने कहा जी नहीं, आपने कहा चलो 800 में चलो, कहते नहीं भाई मैंने जाना ही नहीं, आपको कौन कह रहा है आपको लेके जाना है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, कानून की नजर में ऐसे ही है कि जैसे ही काउंटर ऑफर दी हमने, ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर दी, खत्म हो गई कहानी। ठीक होगी बात। आखिरी बात, an offer once accepted become contract and cannot be revoked. वो कहता है अब कहानी खत्म हो गई है, अब आप कहने अब मैंने रिवोक कर लिया, नहीं, जैसे ही लेटर पहुंच गया था, कौन सी डेट को, 25 को, यहाँ कहानी खत्म हुई ना, अब किसी के पास इख्तियार नहीं रहा, अब कहानी खत्म है, अब कोई बंदा इसको रिवोक नहीं कर सकता। इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि अगर अभी भी कोई बंदा शैतानी कर रहा है, रिवोक कर रहा है, तो दूसरी पार्टी को इख्तियार है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, यही तो काम आएगा, ठीक है ना, यही तो काम आएगा। इसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर कोई एक आदमी कानून मामले की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो फिर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि अच्छा जी ब्रीच हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं भाई नहीं देना का, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है, तो अब क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर अलग से एक पूरा चैप्टर हम पढ़ रहा हूँ। तो ये एक सारे कॉन्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। और अगर इसने 25 तारीख को एक्सेप्टेंस आ गई, इन्होंने किसी अगले महीने में, जनवरी की बात हो रही है, फरवरी में रखा, ट्रांसफर वगैरह रखी, दोनों सोसाइटी के ऑफिस चले गए, फर्ज किया डिफेंस चले गए, घर ट्रांसफर हो गया, खत्म हो गई कहानी, उसको पैसे मिल गए, उसको घर मिल गया। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन क्या कर दी है, पूरी कर दी है। उसने पैसे देने थे, पैसे दे दिए, उसने घर ट्रांसफर करना था और उसका पोजेशन देना था, उसने वो कर दिया। इसके ऊपर फिर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पूरा हो जाएगा तो फिर हमारी क्या ऑब्लिगेशन है, अब क्या करना है। और अगर कोई एक पार्टी मुकर जाएगी, वो काम पैसे ले लिए और घर ट्रांसफर नहीं कर रहा, या अभी पैसे लिए भी नहीं है, सिर्फ आपस में एक्सचेंज हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस हो गई, अब वो कह रहा है नहीं नहीं भाई मैंने तो बेचना नहीं है, अब मेरे पास क्या इख्तियार है। लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कह रहे जी घर नहीं बेचना, तो लॉ इसको कह रहा है कि ये कौन है, एग्रीड पार्टी। कौन है, मुतासिरा फरीक को क्या कहते हैं, एग्रीड पार्टी। ये एग्रीड पार्टी बन गई। अब देखना है इसके पास क्या राइट्स है, ये अदालत जा सकता है, क्या कर सकता है, क्या कोई फाइन लगेगा, क्या कोई पेनल्टी लगेगी, क्या वो बंदा जेल में जाएगा, क्या होगा। तो पता चला कि यार ये जो इस तरह के मुकदमात होते हैं ना, इसमें जेल नहीं होती है, इसको कहते हैं सिविल मुकदमात। कवानीन दो तरह के होते हैं, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल मुकदमात में इसने बाइक ली थी, पैसे ले लिए, बाइक नहीं दे रहा, इसने घर मुझे बेचा था, मेरे से आधे पैसे ले लिए, घर नहीं ट्रांसफर कर रहा, इस बंदे को जेल नहीं लेके जा सकते, थाने नहीं जा सकता, पुलिस नहीं पकड़ सकती, इसे अदालत लेके जा सकते हैं, अदालत इसके ऊपर फाइन लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकती है, इसे सजाए मौत नहीं दे सकती, इसे भी नहीं कह सकती इसे 4 साल कैद बामुशक्कत करे, ये भी नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्या किया जा सकता है,
इस पे फाइन लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, या इसको कहा जा सकता है नहीं भाई ये काम मुकम्मल करो, ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ इसको फुलफिल करो। वो जो हमें जेलों में लोग नजर आ रहे हैं वो क्रिमिनल लॉज में नजर आ रहे हैं, सिविल लॉज में नजर नहीं आ रहे। चैप्टर 1 में ये डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे कि भाई ये सिविल लॉज क्या है, क्रिमिनल लॉज क्या। तो कभी लॉ की वायलेशन भी कर रहे हो ना आप, खुदा ना खासा, एक तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त भी हमें उसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा होना चाहिए कि हम किस लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे आखिर में जाकर वो जो हमारे मॉडर्न लॉज है ना, डिजिटल डाटा और मनी लॉन्ड्रिंग और ये वाले लॉज, तो पता चलेगा कि नहीं 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 यार उनके तो करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए। एक आम आदमी को, जो लोग बड़े क्रिमिनल है ना उनके तो ताल्लुकात भी उस तरह के हैं, उनकी आदत भी उस तरह की है, उनका मसला नहीं। एक आम इंसान को ये जो बड़े बड़े क्राइम है इस तरह के, उसके करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए। अब देखिए ये जो सारी हमने पॉलिटिकल एक सारा जो मामला चल रहे थे, एक पार्टी काबू में नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, किसी तरह भी नहीं आ रही थी, वो करते कराते हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि सिविल की बजाय क्रिमिनल और सिक्योरिटी इदारों के साथ टाइप के जब मुकदमात आए तो अब देखिए सब लोग जो समझदार लोग हैं वो सब पीछे हो गए। वो कहा नहीं नहीं यार पहले अपनी जान, अपने बच्चों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात लेस अहमियत की हामिल है कि मेरे इख्तियार क्या है तो मेरा राइट क्या है, तो बात की बात है। इदारा इस रियासत ऐसे ही प्ले करती है, जब किसी को थोड़ा सा सख्ती की तरफ लाना हो फिर इसी किस्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सिविल मुकदमात की तो कोई अहमियत ही कोई नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, ना पुलिस आपको पकड़ सकती, ना जेल जा सकती। हादा क्या होगा, वो कहेंगे जनाब ये घर आप ट्रांसफर करते थे उस वक्त देख लें। इसीलिए ये वाले मुकदमात 20-20 साल चलते रहते हैं। आपने सुना है ना अक्सर कि जी 20 साल बाद मुकदमे का फैसला, 50 साल बाद मुकदमा, हाँ ये ऐसे ही मुकदमे हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल आएंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर 3 का आगाज करेंगे, कुछ इसके ऊपर थोड़े से इसके पास पेपर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अभी मुझे निकल जाने दे, फिर आपने जाना है।